औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ में खुश आमदीद हमारे हाज़रीन नाज़रीन सामीन को अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम तज्ज़िया में मेहमान तज्ज़िया निगार के तौर पे हमारी इंतहाई मोहतरम शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर आयशा तल्लत वज़ारत साहिबा हैं। आप साबिक चेयरपर्सन है शोबे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जामिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से टाइम दिया डॉक्टर साहब हमें। आपने बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने की जो टॉपिक रखा है वो बहुत अहम है। जी हाँ, जी हाँ। मैं यही कि जैसे ही अमेरिका में ये नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई ट्रंप की, इसने आते ही इस्लामी जमहूरिया ईरान को अ, ये कहा कि या तो जौहरी तवानाई के लिए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने बराह रास्त तो इस मुज़ाकरात से बिल्कुल डिनाई किया। अलबत्ता ज़राए के मुताबिक बिलवास्ता ये मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद है या हो जाएंगे। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे यही है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, किसी मुआहदे की कितनी उम्मीद है, और क्या खसूसन ट्रंप अपने साबका रेपो की बिना पे इस माहदे पे बरकरार रहेंगे? असल में इसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। जी जी। अ, आपको और मुझे, हम सबको पता है कि पिछली बार जो अग्रीमेंट हुआ था उसको ट्रीटी नहीं कह सकते, वो अग्रीमेंट था। अच्छा। और अभी मैं एक बहुत अच्छा तज्जिया सुन रही थी जिसमें तेहरान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मिरांडे थे और स्कॉट रिटर थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो ये बात सामने आई थी उस डिस्कशन में भी कि ये ट्रीटी नहीं था, ये एग्रीमेंट था। अच्छा और ट्रम्प ने उसमें से यूनिलैटरली निकल गया था। अच्छा। अच्छा। अब वो दोबारा से आया है और जब ये इस दफा इलेक्ट हुआ है तो वो चाह रहा है कि आ, एक और अग्रीमेंट हो। तो जी टू बिगिन विद मेरा ख्याल है कि जो बंदा एक दफा निकल चुका है खुद, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो हो जाती है। जी। जी जी। अगर अग्रीमेंट हो जाता है तो क्या वो इस दफा उसको फॉलो करेगा या फिर कुछ तरीका निकालेगा बाहर निकलने का। इसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि ट्रम्प जो है वो एक अनप्रिडिक्टेबल सा लीडर है अमेरिका का। तो नाकाबिले। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कुछ कहना कबलस वक्त होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, वो ये है कि मुझे यकीन है कि ईरान के नेगोशिएटर्स जो हैं वो इस बात को जहन में रखेंगे। सबसे पहले ये कि इराक को एक्यूज किया गया था कि उसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। जी जी। एक स्टेज आई कि इराक ने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया और उन्होंने कह दिया कि उन्हें नई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स को भेजा गया, उन्होंने कह दिया कि नहीं है वहां कुछ भी। उसके बाद अमेरिका ने अटैक किया। जी इसी तरह लिबिया जी। जी में ये सस्पेक्ट कर रहे थे अमेरिकन के लिबिया के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। जी। उन्होंने एक धमकी भेजी कि या तो आप अपने वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। जी। तो उनके जो लीडर थे उस वक्त कदाफी, प्रेसिडेंट कदाफी, उनके एक बेटे बहुत आगे आगे थे कि किसी तरह वेस्टर्न पावर से जी जी। कुछ दोस्ती हो जाए। सैफ उनका नाम था। गिव एंड टेक उन्होंने कर रहे थे। एक यानी कि मुआहदा अग्रीमेंट हो गया कि लिबिया अपने वेपन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं होंगे। फिर मॉनिटर्स भेजे गए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उन्होंने जाके चेक किया। जब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वहां कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है, जब अमेरिका ने
वहां सिविल वॉर भी करवाई, अपने नेटो की फौज भी भेजी। तो इस बात को बहुत देखना होगा कि उनकी ये जो धमकी होती है कि हम वॉर कर देंगे अगर आपने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय नहीं किए, जी जी तो वो धमकी ज्यादा क्रेडिबल है या ये ज्यादा चांस है कि अगर आप बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है और यूएन के मॉनिटर्स आके देख लेते हैं, जी फिर तो श्योर श्योर आपके मुल्क पे अटैक हो सकता है। लेकिन ईरानियंस जो हैं बहुत क्लेवर नेगोशिएटर्स हैं। आई एम श्योर कि वो लोग इन सब चीजों को देखते हुए, अमेरिका के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए ही कोई फैसला करेंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ईरानी फॉरेन डिप्लोमेसी में बहुत एक्टिव और बहुत जिसे कि समझदार और चालाक हैं। अच्छा, इन मुज़ाकरात में भी ट्रंप ने पेशगी शराइत रखी थी जिसको ईरान ने कबूल नहीं किया, और अब बगैर शराइत के मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। तो ये पहले ही स्टेप पे अमेरिका की शिकस्त नहीं है? क्या कहेंगी इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका जब कोई शर्त रखता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको मनोअन मान लिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ईरान ने उसको एक डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल दिया है, ये कह के कि हम डायरेक्ट नहीं करेंगे बातचीत। जी हाँ। और इसमें ईरान को टाइम भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट बातचीत में तो बहुत ही यानी कि डिप्लोमेटिकली भी ईरान ये इम्प्रेशन नहीं देगा कि वो अमेरिका की हर बात हर शर्त मान रहा है। और दूसरी बात है कि इस लिहाज से भी ये पॉलिसी क्लेवर पॉलिसी है, इंटेलिजेंट पॉलिसी है कि इसमें थोड़ा सोच समझ के काम करने का ज्यादा टाइम होता है। जी जी और जो बंदा डिप्लोमेट्स बीच में पड़ते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, जाहिर है उनके ऊपर भरोसा होता है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि ईरान ने उनकी शराइत नहीं मानी है। जी हाँ। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मैदान में इस वक्त भी इसराइल मुसलसल जारियत कर रहा है, लेकिन हमास और यमन उसी तरह मज़ामती जो मकामती बला के खड़ा है। इस सूरत हाल में अमेरिका का मज़ाकरात की टेबल पे आ जाना और ख़त लिखकर ईरान को मज़ाकरात की दावत देना, बैनुल अक़वामी रवाबित और डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल्स में इसको किस तरह देखा जाएगा? जी हाँ, जब एक दफा वो निकल गया था तो दोबारा आने की वजूहात क्या हैं? जी मेरा ख्याल है एक तो उसने देख लिया है कि ईरान जो है उसकी उसका इन्फ्लुएंस बहुत है रीजन में और वो बढ़ता जा रहा है। और अब जब ईरान के एलाइज जैसे कि हमास है, हिजबुल्लाह है, अंसार है यमन में, और यमन में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग है। सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स, सो जी कॉल्ड सुपर पावर से बहुत अच्छा उन्होंने अपना पॉलिसी को जारी रखा है। तो मेरा ख्याल है यही सारी चीजें हैं जो कंबाइन हो गई हैं, और अब उन्हें खतरा था कि ये जो एलाइज हैं ईरान के ये भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि ईरान को किसी तरह इस बात पे कन्विंस कर लें कि वो न्यूक्लियर पॉलिसी अपनी तर्क कर दे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी बहुत जरूरी है उसके लिए। जी दो वजूहात हैं। जी जी एक तो ये कि ईरान अगर अपने उसकी नीड्स बढ़ती जा रही हैं एनर्जी की, जी जी बिल्कुल। और अगर वो सारा तेल खुद इस्तेमाल कर लेंगे तो वो लोग फिर एक्सपोर्ट क्या करेंगे? जी तो उनको चाहिए है न्यूक्लियर एनर्जी डेफिनेटली। जी और जी दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको आ, ईरान, मेरा ख्याल है उसका आर्टिकल 4 है जिसके तहत ईरान को इस बात की इजाजत है कि जी वो न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करे। कोई जी। मुल्क किसी मुल्क को नहीं रोक सकता एनर्जी हासिल करने तवानाई से। के लिए बिल्कुल। और जी ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उन्हें एनर्जी चाहिए। और बल्कि उनका एक फतवा भी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं हम्म कि न्यूक्लियर वेपन्स
मुनासिब नहीं है, उन्होंने बिल्कुल। कहा है। लेकिन मेरा तो ये ख्याल था कि हर मुल्क को जिसके लिए खतरात हैं अपने लिए न्यूक्लियर ऑप्शन खुला रखना चाहिए। लेकिन ये ईरान की पॉलिसी है, ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स इनडिस्क्रिमिनेटली मारते हैं लोगों को, जबकि जी उनके उसूल जंग के हैं, उसके लिहाज से सिर्फ गिल्टी को सफर जी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो बड़ा मुतलका सवाल है कि इस वक्त अभी तक इसराइली जारियत मुसलसल जारी है और मुस्लिम ममालिक बिल्कुल साइलेंट हैं, खामोश हैं। इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगी? बिल्कुल मुस्लिम ममालिक का वही पॉइंट ऑफ व्यू है। वो समझते हैं कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वो बच जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसराइल की जो अग्रेसिव पॉलिसी है, हर एक को वो अटैक करेगा, वन एट अ अच्छा। टाइम उसकी पॉलिसी है। तो अगर अभी चुप बैठे, अभी बच जाएंगे, 2 साल बाद कोई ऐसा प्रीटेक्स्ट इसराइल निकालेगा कि उन्हें भी, क्योंकि इसराइल चाहता है कि वो पूरे खिते की रिसोर्सेस पे कब्जा कर ले। कब्जा है। तो ये ममालिक हैं जो रिसोर्स रिच समझते हैं अपने आप को, और इसराइल से कोई जंग नहीं चाहते हैं। वो ये ना समझे कि वो बच जाएंगे, बल्कि आप देखेंगे कि ये सारी कंट्रीज जिन्होंने सफर किया है, इराक, लिबिया, ये लोग अमेरिका से और इसराइल, इसराइल का तो मैं इतने साफ अल्फाज में मुझे नहीं मिला कहीं राइटिंग में, जी जी लेकिन अमेरिका से अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे करना चाह रहे थे। लेकिन उससे उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ी, जी बल्कि अंडरमाइन हो गई। जी जी और इसराइल और अमेरिका को मैं एक ही चीज समझती हूँ, कोई फर्क बिल्कुल। नहीं है इनमें। इसराइल जो है वो अमेरिका के बलबूते पे सब कुछ करता है। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक कार्टून देखा था, उसमें तो अमेरिका जो था वो बूट्स पॉलिश कर रहा था जाइनस के, और अमेरिका के झंडे से कर रहा था उन्हें साफ। तो अच्छा। चाहे आप समझें कि इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है या अमेरिका इसराइल को कंट्रोल करता है, दे आर वन एंड दे आर द सेम। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम मौजू जो खास तौर पे पाकिस्तान में आजकल बहुत जेर बहस है कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की इसराइल सफ़र की खबरें आम हुई। इनमें कितनी सदाकत है और क्या पाकिस्तान में कोई इसराइल के लिए नरम गोशा पाया जाता है? और ये कौन लोग थे जो इसराइल के दौरे पे गए? जी हाँ, मुझे इस चीज से बहुत ही दुख हुआ। ये जो और दुख इस बात से हुआ कि सुनाए पहले भी ये हो चुका है। जी इसका मतलब ये है कि जो यूएस लॉबी है पाकिस्तान में, वो एक्चुअली इजरायली लॉबी भी है। जी बहुत से, ये तो आप देखते ही होंगे, मुल्क में बहुत से लोग हैं जो बड़े प्रो अमेरिकन हैं, मोर प्रो अमेरिकन देन दी अमेरिकन परहैप्स। अच्छा तो अच्छा। ये लोग जो हैं, ये इसराइल के भी, मैंने सुना है कि पहले भी लोग गए हैं। लेकिन आ, कैसे ये जाते हैं, क्योंकि हमारा पासपोर्ट तो ये कहता है कि कोई नहीं जा सकता है इसराइल। जी मैंने सुना ये कि वो पासपोर्ट पे नहीं वो स्टैम्प करते हैं, बल्कि वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स देते हैं जी हाँ और उन बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स को करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी गए हैं उनके नाम आ गए, जी गवर्नमेंट हाँ। को चाहिए उस फुल्ली इन्वेस्टिगेट करे, और अगर उनको पता चले कि ये लोग गए हैं, जाहिर है पासपोर्ट पे कोई निशान नहीं होगा, लेकिन पता किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने, यानी कि पाकिस्तान के कानून को फ्लाउट किया है, उन लोगों को इसकी सजा मिलना चाहिए, वरना ये सिलसिला जारी रहेगा और इसराइल लोगों को पेनिट्रेट कराएगा पाकिस्तान में और उनको इस्तेमाल करेगा। यानी डॉक्टर साहब, ऐसे हम ये समझें कि इसराइल के लिए एक सॉफ्ट कार्नर बनाने की कोशिश की जा रही है और राय आम वार करने की है। जी हाँ, कहा जाता है कि जी इंडिया के ताल्लुकात हैं, वो फायदा उठा रहे हैं अरब। और हमको भी फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा।
जी इसराइल के अगर यहाँ पे पेनिट्रेशन हो गई पाकिस्तान में, तो वो इस्तेमाल करेगा, जैसे इंडिया इस्तेमाल कर रहा है टेररिज्म को पाकिस्तान के खिलाफ, जी यूनाइटेड स्टेट्स इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक्सक्यूज मी, ताकि सीपेक को खत्म कर दिया जाए जी और चीन को यहाँ से यानी फारिग कर दिया जाए। तो इसराइल अगर खुदा न खास्ता यहाँ आने में कामयाब हो गया, तो वो पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाएगा अंदरूनी जराये से, अंदर जी पहुंच के। आपको पता है दुश्मन अगर बाहर हो, खुला हुआ हो, तो कम नुकसान पहुंचा पाता है, और अगर आप उसको पेनिट्रेट कर दें, आने दें, तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अब आप अमेरिका को देखें, अमेरिका से जो ताल्लुकात है, यही कहा जाता है, जब कहा जाए कि अमेरिका से ताल्लुकात को रेगुलेट किया जाए, तो जी हाँ कहते हैं नहीं, बिल्कुल। अमेरिका से तुम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आज तक क्या फायदा उठाया है? कुछ भी नहीं। बल्कि अमेरिका हमें जंगों में धकेलता है, एक जंग खत्म होती है दूसरी में डाल देता है, और हम नासमझ लोगों की तरह उसके सारे ट्रैप्स में आ जाते हैं। जी हाँ ये बिल्कुल। निहायत खतरनाक बात है। जी हाँ। जी और बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इसराइल से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के। नुकसान होगा, जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इस आखिर में मैं फिर आपसे इन मज़ाकरात के हवाले से कोई अहम बात जो हमारे नाजरीन और हाजरीन के लिए, कि ईरान और अमेरिका मज़ाकरात की कोई खित्ते की सूरत हाल पे क्या असर पड़ेगा अगर कामयाब होते हैं, या खुदा ना जो भी इसकी सूरत हाल बनती है। एक तो मेरा ख्याल है ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा भी नहीं और करना चाहिए भी नहीं है। जी उनको न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है, और उन्हें अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रखना चाहिए। अभी शायद वो 60% पे आए हैं। जी हाँ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए तो कहीं 90s में वो होता है, अभी जी वो। जी दूसरा अहम पॉइंट ये है, बहुत अहम है, इसकी बहुत अहमियत है, कि वो अमेरिका को ये प्रूफ नहीं दें कि वो कहाँ खड़े हैं। वो खुद डिसाइड करें, ज्वाइंट करना है, अग्रीमेंट करना है, क्या करना है, लेकिन एम्बिग्विटी रखें। ये ना बताएं क्लियरली कि क्या पोजीशन है, एम्बिग्विटी के साथ रखें, ताकि अमेरिका को ये खतरा हो कि अगर उसने अटैक किया तो रिटेलिएशन हो सकता है। और तीसरा अहम पॉइंट ये है कि ठीक है, अगर ईरान समझता है उसकी इंटरेस्ट में है, उसको अमेरिका से ये एग्रीमेंट हो जाए कि हम न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करेंगे। अगर ये एग्रीमेंट होता है और ईरान कोई प्रूफ नहीं छोड़ता है अमेरिका के लिए कि उसने सब कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हटा दिए, जी जी बिल्कुल। एम्बिग्विटी बहुत जरूरी है। हाँ जी। और तीसरा पॉइंट ये कि ईरान को तैयार रहना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता उस पर हमला किया जाता है, तो एक बहुत बिफिटिंग रिप्लाई दे। बल्कि मैं कहती थी कि सारे मुस्लिम मुल्कों को साथ खड़ा होना चाहिए, इस मौके पे ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। जी हाँ अगर बिल्कुल। कोई नहीं खड़ा होता है, तब ईरान को चाहिए कि वो अपना दिफा का इंतजाम रखे। जी हाँ और बिल्कुल। अगर कोई एग्रेशन होता है उनके खिलाफ, तो उसकी करार वाकई सजा दे। सही बात है, सही बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखते हैं ये मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठता है, और हमें यकीन है कि जैसे आपने बताया कि ईरान अपने फतवे, अपने रहबर के हुक्म की रोशनी में पुरअमन बकाए बाहमी के हवाले से हमेशा अपना किरदार अदा करता है, और पुरअमन एटमी ताकत के हसूल के लिए भी वो तैयार है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए हाजरीन, नाजरीन और सामीन, आप हमारे प्रोग्राम को हमारी वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे देखने के बाद अपनी तजावीज़, आरा और तबसरे से ज़रूर नवाजिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा तलत साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।